अब तुम्हें खुद ही फैसला करना होगा, तुम्हें प्रमोशन चाहिए या नहीं। अगर प्रमोशन चाहिए तो फिर तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, वरना ठीक है, मैं ये प्रमोशन किसी और को ऑफर कर देता हूँ। वो दफ्तर जहाँ मैं काम करती थी, वहाँ तकरीबन 3 लड़कियाँ थीं, जिनमें से मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत समझी जाती थी। शायद यही वजह थी कि सर ने मुझसे कहा कि प्रमोशन तुम्हें मिल सकती है। सुपरवाइज़र की सीट खाली थी, उन्होंने मुझे सुपरवाइज़र बनाने का लालच दिया, लेकिन इसकी एक शर्त थी, मुझे उनकी बात माननी होगी, उन्हें खुश करना होगा। अगर मुझे ये नौकरी नहीं चाहिए तो मैं जा सकती थी, वो कल सनम या लाइबा से पूछ लेते, जो ज़रूर इस ऑफ़र पर राज़ी हो जाती। मेरी उम्र सिर्फ 21 साल थी, मैंने पहले कभी ऐसा कोई मामला नहीं देखा था। सुपरवाइज़र बनने से मेरी तनख्वाह बढ़ जाती, मेरा रुतबा बुलंद होता। मैं सोच में पड़ गई। सर भी नौजवान और खुश नज़र आते थे, लेकिन मेरे अंदर एक कश्मकश थी। मैं बहुत परेशान और मजबूर महसूस कर रही थी। एक तरफ मेरी इज्जत थी, दूसरी तरफ तरक्की का ख्वाब। आखिरकार मैंने हाँ कह दी। मुझे लगा शायद ये वाहिद रास्ता है, इस शर्त पर कि वो मुझे पहले प्रमोशन का खत दे दें। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने मुझे एक प्राइवेट जगह पर आने को कहा। मैं बहुत घबराई, लेकिन मजबूर थी। मैंने सोचा बस एक दफ़ा का मामला है, फिर मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी। मैं वहाँ पहुंची। सर पहले से मौजूद थे। उन्होंने अपनी शराइत सामने रखी। मुझे उनकी हर बात बजा लानी थी। मैं बहुत घबरा रही थी। ये मेरे लिए बिल्कुल नई और खौफनाक सूरत हाल थी। मेरे हाथ पांव फूल रहे थे, दिल की धड़कन तेज थी। मैंने सोचा कि काश ये लम्हा गुजर जाए। वो जो कुछ भी कहते मैं बेबसी से करती रही। मेरी आंखों से आंसू रवां थे, लेकिन वो उन्हें नज़रअंदाज करते रहे। उनकी नज़र में सिर्फ उनकी ख्वाहिश थी, मेरी मजबूरी नहीं। मैंने खुद को एक शय समझ लिया था। मेरी ख्वाहिशात, मेरी मर्जी, सब कुछ दब गया था। इस एक फैसले ने मेरी खुददारी को पामाल कर दिया था। कुछ देर बाद जब सब खत्म हुआ, उन्होंने मुझे वो खत थमाया जिसकी खातिर मैंने ये सब कुछ झेला था। मैंने उस कागज़ को हाथ में लिया। वो कागज़ जो मेरे हाथों में था, वो मेरे जिस्म से ज़्यादा भारी महसूस हो रहा था। उस पर लिखा हुआ मेरा नाम अब मुझे खुशी नहीं दे रहा था, बल्कि शर्मिंदगी का एहसास दिला रहा था। उन्होंने कहा कि अब तुम सुपरवाइज़र हो, लेकिन याद रखना, तुम्हें वक्तन फ़वक्ता मुझे खुश करना होगा। उनकी ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने समझा था कि बस एक दफ़ा का मामला है, लेकिन ये तो एक तवील दास्तान का सिर्फ पहला बाब था। मैंने खुद को एक ऐसे दायरे में कैद कर लिया था जहाँ से निकलना नामुमकिन लगता था। मैं वहाँ से निकली। मेरे कपड़े और मेरे बाल बिखरे हुए थे, लेकिन इससे ज़्यादा बिखरी हुई मेरी रूह थी। मैंने जिस रास्ते को तरक्की का रास्ता समझा था, वो दरअसल मेरे वक़ार की पामाली का रास्ता साबित हुआ। घर वापस आकर मैंने आईने में खुद को देखा। वही चेहरा था, लेकिन आंखों में वो चमक नहीं थी जो कभी हुआ करती थी। इस एक फैसले ने मेरी मासूमियत छीन ली थी। अगले दिन मैं दफ्तर गई। मेरे डेस्क पर एक नई प्लेट लगी हुई थी जिस पर लिखा था सुपरवाइज़र। मेरे साथी मुझे मुबारकबाद दे रहे थे, लेकिन उनकी हर मुबारकबाद मेरे दिल पर चोट की तरह लग रही थी। मैं जानती थी कि ये ओहदा मेरे काम की वजह से नहीं, बल्कि मेरे जिस्म के बदले मिला था। सर का कमरा अब मेरे लिए एक खौफनाक जगह बन चुका था। जब भी वो मुझे बुलाते, मेरे जिस्म में कपकपी तारी हो जाती। मैं मजबूरन उनकी हर बात मानती, हर शर्त पर राज़ी होती। मेरे लिए दफ्तर का हर दिन एक अजाब बन गया था। रातों को मैं नींद से महरूम रहती। बार बार वो मंजर मेरी आंखों के सामने घूम जाता। मैं अपने आप से नफरत करने लगी थी। मेरे अंदर का वो पुरएतमाद लड़की कहीं गुम हो चुकी थी। उसकी जगह एक खौफसदा मजबूर औरत ने ले ली थी। कुछ महीने यूं ही गुजर गए। एक दिन मैंने सनम और लाइबा को देखा, जो अब भी आम क्लर्क की हैसियत से काम कर रही थीं। उनके चेहरों पर इत्मीनान था। वो सादा जिंदगी गुजार रही थीं, लेकिन शायद वो मुझसे ज़्यादा आज़ाद थीं। उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं थी। उनकी इज्जत उनके साथ थी। उस दिन मैंने गहरे गौर से सोचा, क्या वाकई ये तरक्की मेरे लिए ज़रूरी थी? क्या तनख्वाह में इजाफा इतनी बड़ी कुर्बानी के काबिल था? क्या मैं वाकई इस ओहदे पर फायज होने के काबिल नहीं थी कि मेहनत से उसे हासिल करती? इन सवालात ने मुझे बेचैन कर दिया। मैंने महसूस किया कि मैंने जो रास्ता इख्तियार किया वो गलत था। मैंने अपनी सलाहियतों पर यकीन नहीं किया। मैंने आसान रास्ता चुना, जो दरहकीकत सबसे मुश्किल रास्ता साबित हुआ। मैंने फैसला किया कि अब नहीं, मैं इसी तरह ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मुझे अपनी इज्जत वापस चाहिए। मैंने इस्तीफ़ा लिखा। उस दिन दफ्तर से निकलते वक्त मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरा दिल हल्का था। मेरी सास बहुत ही खुले ख्यालात वाली और पुरजोश खातून थी। शादी के बाद जब पहली दफ़ा मैं ससुराल के घर आया, तो जैसे ही मैं उनके सामने गया, सास ने मुझे ज़ोर से गले से लगा लिया। मैंने कभी सोचा भी ना था कि मेरी सास इतनी खूबसूरत और इतनी जवान होगी। जैसे ही उन्होंने मुझे अपने सीने से लगाया, उनके उभरते हुए जिस्म ने मेरे जिस्म को छुआ, तो मुझे एक अजीब सा करंट सा लग गया। मैं फ़ौरन बैठ गया, क्योंकि मेरे लिए ये बर्दाश्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। मुझे लगा कि अब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, कहीं उन्हें पता ना चल जाए कि मेरे अंदर क्या तूफ़ान उठ रहा है। मैंने खुद को संभाला और बैठ गया।
मेरी सास बोली, बेटा इधर मेरे पास आकर बैठो। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरी सास इतनी ओपन माइंडेड होगी। उन्होंने मुझे अपने बिल्कुल पास बिठाया और अचानक मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। इसी वक्त मेरी बीवी सनाम कमरे में आई और पास बैठ गई। कमरे में कोई और नहीं था। पहले भी सास और बेटी अक्सर ऐसी बातें और काम कर चुकी थीं। उन दोनों के दरमियान बहुत गहरी समझ थी। मैंने सनाम से कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। सनाम बोली, ठीक नहीं लग रहा? तुम यहीं बैठो, माँ से बातें करो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। मेरे ससुर तो दुबई में रहते थे। घर में पहले सिर्फ माँ बेटी ही रहती थीं। अब सनाम मेरी शादीशुदा बीवी थी और हम पहली बार ससुराल आए थे। सनाम चाय बनाने चली गई तो सास ने मुझसे बातें शुरू की। मुझे डर लगने लगा। मैंने कहा, आप ये क्या कर रही हैं? मैं आपका दामाद हूँ, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। ये सुनते ही सास बोली, अरे बेटा, ये कोई नई बात नहीं। आज के दौर में ये सब चलता है। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। सनाम को अगर पता भी चल जाए तो वो कुछ नहीं कहेगी। फिर फौरन उन्होंने मुझे छूने की कोशिश की। मैं पीछे हटा तो बोली, दूर क्यों हो रहे हो? तुम नहीं जानती सनाम और मेरे दरमियान कितनी गहरी समझ है। शादी से पहले भी हम अक्सर एक ही बिस्तर पर सोती थीं और एक दूसरे के साथ खेला करती थीं। सनाम को इससे कोई एतराज़ नहीं होगा। जो भी है डरो मत। सनाम आ जाए तो उससे भी कह देना। मैं बहुत घबरा चुका था। आखिर ये क्या हो रहा है? शादी के बाद पहली दफ़ा आया था। सुहाग रात में तो सनाम और मेरे दरमियान बहुत बातें हुई थीं, मगर उसने कभी ऐसा कुछ नहीं बताया था। सास वाकई बहुत जवान और खूबसूरत थी। उनका उभरा हुआ जिस्म देखकर मैं खुद भी पागल हो रहा था। मैं ज़्यादा देर अपने ऊपर काबू न रख सका। सास ने दोबारा कहा, इधर बैठ जाओ। इतने में सनाम चाय लेकर आ गई। उसने देखा कि सास मेरे बहुत करीब हैं, मगर उसे ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा। वो भी पास बैठी, चाय टेबल पर रखी और खुद पीने लगी। बोली, वाह, सास और दामाद में तो बहुत गपशप हो रही है। मैंने सनाम से पूछा, सनाम ये सब क्या हो रहा है? सनाम हंसकर बोली, अरे कोई नई बात नहीं, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, एक के साथ एक फ्री। ये सुनकर मैं बिल्कुल हैरान रह गया। बोला, नहीं, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं सिर्फ तुम्हारा ही रहना चाहता हूँ। सनाम बोली, माँ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। हम दोनों में पहले से बहुत अच्छी समझ है। तुम तो जानते हो बाबा कितने अरसे से दुबई में हैं। हम माँ बेटी पहले भी एक दूसरे से प्यार करती रही हैं। ये हमारे लिए कोई नया प्यार नहीं। हमने बहुत सी फिल्में देखी हैं जिनमें सास और बेटी दोनों मिलकर शौहर के साथ सब कुछ करती हैं। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आज माँ जो चाहेगी तुम्हें करना पड़ेगा। आज भूल जाओ कि ये मेरी माँ है, ये सिर्फ हमारी दोस्त है। मैं कांपने लगा। बोला, ऐसा नहीं हो सकता। सनाम बोली, ठीक है, फिर मैं शोर मचा दूंगी कि तुमने माँ के साथ ज़बरदस्ती की। फिर तुम्हारे साथ क्या होगा अंदाज़ा है ना? मैंने कहा, सनाम ये ठीक नहीं हो रहा। अपनी सास के साथ भला कोई ऐसा कैसे कर सकता है? सास बोली, जो भी है अब मैं तुम्हें बता रही हूँ। आज तुमने मुझे मुकम्मल सुकून ना दिया। मेरे साथ मुकम्मल खेलना खेला तो बहुत बुरा होगा। मेरी बेटी सनाम भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, तलाक दे देंगे। फिर चाय के साथ उन्होंने मुझे एक गोली दी। मैंने पूछा, ये क्या है? बोली, ये मेडिसिन है, इससे तुम खूब खेल सकोगे, खूब मज़ा आएगा, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि सुकून मिलेगा। मैं बहुत हैरान था, मगर दिल में एक अजीब सी खुशी भी हो रही थी कि आज खूब एंजॉय करूंगा। गुज़श्ता रात तो सिर्फ सनाम के साथ गुजरी थी, आज कुछ अलग होने वाला था। गोली खाते ही मुझे लगा कि जिस्म में ताकत भर गई है, मैं मुकम्मल तौर पर खेलने के काबिल हो चुका हूँ। शाम हुई, सबने अच्छा खाना खाया, फिर हम तीनों एक ही बड़े बिस्तर पर चले गए। सनाम ने सास से कहा, माँ मैं तो सुहागरात में खूब खेल चुकी हूँ, आज आपका हक है, पहला नंबर आप खेले। सास हंस कुड़ी, वाह मेरी बेटी, तुम तो बहुत अच्छी दोस्त हो जो मेरा हक मुझे दे रही हो। सनाम बोली, नहीं माँ, मैं तो पास बैठी देखूंगी, तुम दोनों खेलो। ये सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा, मगर अब मैं काबू में नहीं था। सास ने मुझसे खूब खेला, उन्हें बहुत तजुर्बा था। मुझे बेपनाह सुकून और राहत मिल रही थी, जैसा कि मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा था। कुछ देर बाद सनाम भी शामिल हो गई। गोली की वजह से मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा था, मगर उन दोनों को बेइंतहा मज़ा आ रहा था। फिर सास ने कहा, अब तुम बैठ जाओ, मैं खुद खेलूंगी। सनाम ने खुद खेलना शुरू कर दिया। मेरा बुरा हाल हो रहा था, मगर गोली की वजह से मुझे एहसास ही नहीं हो रहा था। पूरी रात उन दोनों ने मुझसे खूब खेल खेला, रोमांटिक बातें की, मोहब्बत भरी बातें की। सुबह तक मेरा जिस्म मुकम्मल तौर पर जवाब दे चुका था। जिस्म में ज़रा सी भी ताकत नहीं बची थी, मैं चल भी नहीं पा रहा था। जिस्म में अजीब सी थकावट और कमज़ोरी थी। सास और सनाम मुझे अस्पताल छोड़ आई। सास बोली, अब तुम मेरी बेटी को मुतमईन करने के काबिल नहीं रहे, अब तलाक दे दो। मैं रोते हुए बोला, ये आप क्या कह रही हैं? आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मगर चंद दिनों में ही उन्होंने मुझसे तलाक ले ली। सनाम मुझसे हमेशा के लिए दूर हो गई, मगर वो तूफ़ानी रात आज तक नहीं भूली। मेरी ज़िंदगी में आया वो अजीब तूफ़ान मुझे मुकम्मल तौर पर तबाह करके रख चुका था। इसके बाद मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया, तौबा कर ली, क्योंकि मुझे उन जैसे लोगों से बचकर दूर रहना था। ये तजुर्बा मुझे हमेशा याद रहेगा कि किस तरह खुशियों का एक लम्हा ज़िंदगी भर के लिए तबाही का सबब बन सकता है। मैंने सीख लिया कि हदूद को पार करना कभी भी सही नहीं होता, चाहे हालात कितने ही पुरकशिश क्यों ना हो। आज मैं एक नई ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। माजी के वो साए मुझे हमेशा याद दिलाते रहते हैं कि हर रिश्ते की अपनी इज्जत और वकार होता है, उसे हमेशा महफूज रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आप कहानी का मज़ा लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी शादी को 2 ही महीने हुए थे और मैंने अभी नई जिंदगी के रंग समेटने शुरू किए थे। शुरू के दिनों में सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि मेरे शौहर नईम अपनी हर बात, हर फैसला और हर ख्वाहिश अपने बड़े भाई फ़हद से पूछकर ही करते थे। नईम सीधे सादे इंसान थे,
मगर उनके दिलो दिमाग पर फ़हद भाई की गिरफ्त बहुत मजबूत थी, जैसे इस घर का असल सरबराह वही हो। मेरी सास भी ज़्यादातर फ़हद भाई ही की राय पर चलती थी। फ़हद भाई की उम्र 40 साल के करीब थी। वो पढ़े लिखे, समझदार और कामयाब बिजनेसमैन थे। उनके नाम पर कंपनी थी, दौलत थी, इज्जत थी, लेकिन शादी के मामले में वो हमेशा खामोश रहे। मैं हैरान होती कि आखिर वजह क्या है। अक्सर जब हम सब साथ खाना खाते तो मुझे महसूस होता कि फ़हद भाई की नज़रें मुझ पर टिकी रहती थीं। वो नज़रें जिनमें ना तो कोई गुस्ताखी थी, ना ही खुला इजहार, बस एक अनजानी गहराई थी, जैसे उन आँखों के पीछे कोई भारी राज छुपा हुआ हो। एक दिन मैंने हिम्मत करके नईम से पूछ ही लिया, आपके भाई ने शादी क्यों नहीं की? नईम ने कंधे उचकाकर कहा, हमें तो कुछ पता ही नहीं। अम्मा कहती हैं कि वो खुद राजी नहीं है, इसीलिए मेरी शादी कर दी गई। ये जवाब मेरे सवालों को और बढ़ा गया। मैं कई दिन सोचती रही मगर हकीकत तक ना पहुंच सकी। वक्त गुजरता गया, मैं घर के माहौल में ढल गई। सास मेरे साथ खुश थी, नईम अपने काम में मसरूफ रहते, मगर फ़हद भाई की खामोशी और उनकी नज़र का सुकून मेरे दिल में हलचल मचा देता। एक दिन अम्मा ने मुझे बुलाकर कहा, बेटी अब तो तुम घर की हो गई हो, तुम ही फ़हद को शादी पर राज़ी करो, वो तुम्हारी बात मानेगा। मैं हिचकिचाई मगर सर हिला दिया। अगले दिन मैंने हिम्मत करके फ़हद भाई से कहा, आप शादी क्यों नहीं करते? वो कुछ देर मुझे देखते रहे, फिर बोले, भाभी शादी के लिए दिल का राज़ी होना ज़रूरी है, और मेरा दिल शायद अब तक राज़ी नहीं हुआ। मैंने पूछा, कोई वजह है, कोई दुख? वो नज़रें चुरा गए और बस इतना कहा, ये बात किसी को नहीं समझा सकता। उनकी ये बात मेरे दिल पर नक्श हो गई। कई दिन तक मैं यही सोचती रही कि आखिर कौन सा राज है जो उन्हें शादी से रोकता है। चंद दिन बाद अचानक फ़हद भाई बीमार हो गए। तेज़ बुखार, खांसी और कमज़ोरी ने उन्हें बिस्तर से लगा दिया। घर के सब लोग परेशान थे। मैं दिन रात उनकी खिदमत में लगी रही, चाहे सूप बनाना हो या दवा देना, मैं सब कुछ खुद करती। नौकरानी बार बार कहती कि मैं कर लूँगी, लेकिन फ़हद भाई हमेशा कहते, मुझे भाभी के हाथ का बना हुआ खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। उनकी बात सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास जागता, शायद एक सुकून, शायद एक अनजानी कशिश। जब तक वो अस्पताल में रहे मैं रोज़ उनके लिए खाना लेकर जाती। वो मेरी तरफ देखकर एक अजीब सा इत्मीनान महसूस करते। मैं भी महसूस करने लगी थी कि उनके करीब रहने से मुझे एक ख़ास सुकून मिलता है। जब वो अस्पताल से वापस आए तो कमज़ोर तो थे, मगर उनकी आंखों में मेरे लिए एक नर्म चमक थी। एक दिन दोपहर को मैं उन्हें सूप पिला रही थी। वो कमज़ोरी की वजह से हाथ भी नहीं उठा पा रहे थे। मैंने उनका पसीना अपनी साड़ी के पल्लू से साफ किया तो अचानक मैंने महसूस किया कि वो मुझे बड़े गौर से देख रहे हैं। उनकी आंखों में अजीब सा शौक और खामोश मोहब्बत छुपी थी। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैं घबराकर कमरे से निकल आई। दिन गुजरते गए। फ़हद भाई सेहतयाब होने लगे, मगर वो बार बार मेरी तारीफ़ करने लगे। कभी कहते, तुम्हारे हाथ का खाना सबसे अच्छा है, कभी कहते, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। नईम के सामने वो सब कुछ आम अंदाज में कहते, मगर जब हम अकेले होते तो उनके लहजे में एक और ही रंग होता। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, भाभी तुम्हें क्या चाहिए? जो भी तुम्हारी ख्वाहिश है मैं पूरी करूँगा। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, मैंने पिछले हफ्ते एक सोने का हार देखा था, मगर नईम ने पैसों की कमी की वजह से लेने से इनकार कर दिया। ये सुनते ही उन्होंने फ़ौरन अपना कार्ड मुझे दिया और कहा, शाम को जाकर ले आओ। मैं खुशी से झूम उठी। जब मैं वो हार पहनकर घर वापस आई तो नईम हैरान रह गए। कहने लगे, भाई ने तुम्हें इतनी बड़ी चीज़ कैसे दिला दी? मुझे तो कभी नहीं कराई। ये सुनकर मेरा दिल कांप गया, कहीं नईम को शक न हो जाए, मगर फ़हद भाई की मोहब्बत छुपाई नहीं छुप रही थी। चंद दिन बाद फ़हद भाई को कंपनी के काम से दूसरे शहर जाना पड़ा। नईम और अम्मा घर पर ही थे, मगर इन 4 दिनों ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं फ़हद भाई की गैर मौजूदगी में अधूरी सी हो गई हूँ। उनकी आदत पड़ गई थी मुझे। उनकी नज़रें, उनकी खामोशी, उनकी तारीफ़ें सब मुझे याद आ रही थीं। वापस आकर वो और भी करीब लगने लगे। एक दिन सुबह मैं नहाकर कमरे से निकली तो बाल अभी भीगे हुए थे। फ़हद भाई ने आवाज़ दी, भाभी ज़रा आना। मैं हिचकिचाते हुए उनके कमरे में गई तो वो कहने लगे, तुम भीगे बालों में और भी हसीन लगती हो। ये सुनकर मैं शर्मा गई और दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। इस दिन के बाद हमारे दरमियान खामोशी की दीवार टूटने लगी। वो बार बार मुझे तारीफ़ों में घेर लेते और मैं उनके सामने जवाब ना दे पाती। नईम अपनी सादगी में कुछ समझ ना पाते, लेकिन मेरा दिल अब अजीब कश्मकश में था। एक तरफ शौहर की वफादारी, दूसरी तरफ देवर की मोहब्बत। एक रात नईम ने मुझसे कहा, भाई तुम्हारी इतनी परवाह करते हैं तो उनसे मेरे लिए कुछ पैसे मांग लो, मुझे सख्त ज़रूरत है। मैंने बात हंसकर टाल दी, मगर दिल में खौफ बैठ गया। अगली रात मैं दूध का ग्लास लेकर फ़हद भाई के कमरे में गई। उन्होंने दूध पिया और अचानक कहा, ये साड़ी तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। भाभी कभी कभी दिल चाहता है कि तुम मेरी ज़िंदगी में होती। मैं घबरा गई और जल्दी से कमरे से निकल आई। उस रात नींद आंखों से कोसों दूर थी। दिल में अजीब सी बेचैनी थी। सुबह हुई तो फ़हद भाई ने मुझसे माफ़ी मांगी। कल रात मुझसे गलती हो गई, मैं अपनी हद भूल गया था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो। मगर मेरे दिल ने गवाही दी कि ये बातें दिल की सच्चाइयाँ थीं।
कुछ दिन बाद ऐसा वाकया हुआ जिसने सब बदल दिया। रात को मैं दबे कदमों फहद भाई के कमरे की तरफ गई। मेरा दिल कह रहा था कि मुझे उनसे बात करनी चाहिए। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई, अचानक लाइट जल गई। पीछे देखा तो नईम खड़े थे। वो गुस्से से बोले, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं घबरा गई और बहाना किया कि डॉक्टर को इंजेक्शन लगवानी आई थी। फहद भाई ने भी नईम को समझाया, तुम गलत समझ रहे हो, मुझे अपनी भाभी पर पूरा यकीन है। इसी वक्त फहद भाई ने अपनी जिंदगी का राज खोल दिया। उन्होंने कहा, मैंने शादी इसीलिए नहीं की क्योंकि मैं एक लड़की से मोहब्बत करता था। वो कैंसर की मरीजा थी और दुनिया से चली गई। इसके बाद मेरा दिल शादी के लिए राजी ही ना हुआ, बस कारोबार और जिम्मेदारियों में लग गया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये सुनकर मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। मुझे लगा कि उनकी मोहब्बत की जड़ें माजी के जख्मों से जुड़ी हैं। मैंने उनसे कहा, भाई शादी कर लें, शायद आपको अपनी बीवी में वही सुकून मिल जाए जिसकी तलाश है। 1 महीने बाद वाकई फहद भाई ने शादी कर ली। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। खासतौर पर मेरी सास बहुत खुश थी। मैं दिल ही दिल में मुतमईन थी कि फहद भाई को नई जिंदगी मिल गई। मगर मेरे दिल की गहराइयों में वो छुपे जज्बात हमेशा जिंदा रहे, जिन्हें मैंने कभी जबान पर न लाया। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया। अगली सुबह जब शमा की आंख खुली तो वो बहुत हैरान हुई कि दिन काफी चढ़ चुका था। घड़ी देखी तो 10 बज रहे थे। वो हड़बड़ा कर उठी। इतनी देर तक वो कैसे सोती रही? कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई थी, या फिर रात के खाने में कोई बेएहतियाती थी? एक लम्हे के लिए उसके जहन में फिर से उम्मी की नसीहतें गूंजी और शैतान ने उसके दिल में वसवसा डाला, क्या फरोग ने उसे कुछ खिलाकर बेहोश तो नहीं कर दिया था? शमा ने फौरन अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा और अपने इन गंदे ख्यालात पर लानत भेजी। उसने जल्दी से बिस्तर छोड़ा और कमरे से बाहर निकली। लाउंज खाली था, फरोग वहां नहीं था। किचन में देखा, वहां भी सन्नाटा था। शमा के दिल में एक अनजाना खौफ पैदा हुआ। वो सीधा फरोग के कमरे की तरफ गई। उसके कमरे का दरवाज़ा नीमवा था। शमा ने आहिस्ता से दरवाज़ा धकेला और अंदर का मंजर देखकर उसके कदम वहीं जम गए। फरोग जमीन पर बैठा था और उसके सामने शमा के जेवरात का डब्बा खुला पड़ा था। ये वो तमाम जेवर थे जो उसके वालिदैन और अरमान ने उसे दिए थे और उसने उन्हें अपनी अलमारी में छुपा कर रखा था। शमा के दिल की धड़कन रुकने लगी। फरोग के हाथ में उसके सोने के कड़े थे और वो उन्हें बड़े गौर से देख रहा था। शक का एक जहरीला सांप शमा के दिल में कुंडली मारकर बैठ गया। क्या उम्मी ठीक कहती थी? क्या गुर्बत और मजबूरी ने इतनी कम सिनी में फरोग की नीयत खराब कर दी है? क्या वो ये जेवर चुरा कर बेचने का मंसूबा बना रहा है? 12 साल का बच्चा और इतनी बड़ी चोरी। शमा का दिमाग चकरा गया। उसने सोचा था कि ये बच्चा उसका सहारा बनेगा, मगर ये तो उसकी जमा पूंजी लूटने लगा है। गुस्से और दुख की मिलीजुली कैफियत में शमा ने जोर से पुकारा, फरोग! फरोग बुरी तरह से चौंका और उसके हाथ से कड़ा छूटकर कालीन पर गिर गया। उसने मुड़कर शमा को देखा। उसके चेहरे पर खौफ नहीं था, बल्कि एक अजीब सी घबराहट और शर्मिंदगी का इजहार था। शमा ने आगे बढ़कर उसके हाथ से डब्बा छीन लिया और गुस्से से कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? ये जेवर तुम्हारे पास कैसे आया? तुमने मेरी अलमारी खोली, चोरी करने लगे हो तुम? शमा के लहजे की तलखी और इल्जाम ने जैसे फरोग को तोड़ कर रख दिया। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। वो खड़ा हो गया और सर झुकाकर बोला, नहीं भाभी माँ, खुदा की कसम मैं चोरी नहीं कर रहा था, आप गलत समझ रही हैं। तो फिर क्या कर रहे थे? शमा ने चीख कर पूछा। मेरे सोते हुए मेरी अलमारी से जेवर निकाल कर यहाँ ले आए और कह रहे हो चोरी नहीं कर रहे थे? मुझे ये उम्मीद नहीं थी तुमसे। मैं तुम्हें अपना भाई समझती थी और तुम? शमा रो पड़ी। उसकी बेबसी और दुख ने उसके अल्फाज को मजीद तल्ख कर दिया था। फरोग शमा के करीब आया और उसने उसके पांव पकड़ लिए। वो फूट फूट कर रोने लगा। भाभी, मेरी बात सुन लें, खुदा के लिए मुझे चोर मत समझें। मैं मर जाऊंगा, मगर आपकी चीज को बुरी नीयत से हाथ नहीं लगाऊंगा। उसका रोना इतना दर्दनाक था कि शमा का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ। उसने उसे कांधों से पकड़कर उठाया और कहा, तो फिर बताओ सच क्या है? फरोग ने अपनी कमीज से आंसू पोंछे और हिचकियों के दरमियान बोलना शुरू किया। भाभी, कल शाम जब मैं दुकान पर सौदा लेने गया था तो वहाँ मकान मालिक खड़ा था। वो दुकानदार से कह रहा था कि अरमान साहब के इंतकाल के बाद अब किराया कौन देगा। वो कह रहा था कि अगर इस महीने का किराया और पिछले 2 माह का बकाया ना मिला तो वो हमें घर खाली करने का नोटिस दे देगा। शमा ये सुनकर सन हो गई। उसे अंदाजा ही नहीं था कि अरमान पर कर्ज भी था और किराया भी बाकी है।
फरोग ने बात जारी रखी। मैं घर आकर आपको परेशान देखा तो मुझ में हिम्मत नहीं हुई कि आपको बताऊं। आप पहले ही भाई के गम में निढाल थीं। रात को जब आप सो गईं तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोच रहा था कि हम कहाँ जाएंगे, हम सड़क पर आ जाएंगे। फिर मुझे याद आया कि भाई ने एक बार कहा था कि ये जेवरात मुश्किल वक्त के लिए हैं। मैंने सोचा कि मैं इसमें से सिर्फ एक छोटा सा सेट या कोई अंगूठी अलग कर लूं और जाकर सुनार से उसकी कीमत पता करूं। मैं देखना चाहता था कि क्या इससे हमारा कर्ज उतर सकता है या नहीं। मैं चोरी नहीं कर रहा था भाभी, मैं बस हम दोनों की छत बचाने की कोशिश कर रहा था। फरोग की ये बात सुनकर शमा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा हो। वो शर्मिंदगी के बोझ से जमीन में गड़ गई। वो कितनी कमजर्फ की, कितनी बदगुमान। उसने उस मासूम फरिश्ते पर चोरी का इल्जाम लगा दिया जो अपनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी परेशानी का बोझ अकेला उठाने की कोशिश कर रहा था। वो उसके सुकून की खातिर जागता रहा, उसकी छत बचाने के लिए तदबीरें सोचता रहा और शमा उसे शक की निगाह से देखती रही। वो वहीं कालीन पर बैठ गई और फरोग को अपने सीने से लगा लिया। अब शमा रो रही थी और फरोग उसे चुप करा रहा था। मुझे माफ़ कर दो फरोग, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं डर गई थी, मेरे हालात ने मुझे वो बना दिया है। शमा ने उसके बालों को चूमते हुए कहा। फरोग ने उसके आंसू साफ किए और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, कोई बात नहीं भाभी माँ, मैं समझता हूँ आप अकेली हैं ना, इसलिए डर जाती हैं, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं हूँ ना। मैं अभी छोटा हूँ लेकिन मैं मेहनत करूँगा। मैं स्कूल के बाद मैकेनिक की दुकान पर काम कर लूँगा, अखबार बेच लूँगा, लेकिन आपको कभी परेशान नहीं होने दूंगा। हमें ये जेवर बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं कुछ न कुछ इंतज़ाम कर लूँगा। उसकी बातें सुनकर शमा के अंदर एक नया हौसला पैदा हुआ। उसे एहसास हुआ कि अल्लाह ने उससे अरमान को ज़रूर ले लिया है, लेकिन उसकी जगह उसे फरोग की सूरत में एक ऐसा मुहाफिज दिया है जिसका दिल सोने का है। शमा ने जेवरात का डब्बा बंद किया और फरोग के हाथ पर हाथ रखकर कहा, नहीं मेरे भाई, तुम काम नहीं करोगे, तुम पढ़ाई करोगे। अरमान का ख्वाब था कि तुम बड़े अफसर बनो। रही बात घर और किराया की, तो ये जेवरात किस दिन काम आएंगे? ये सिर्फ धात के टुकड़े हैं, हमारी इज्जत और सुकून से ज्यादा कीमती नहीं है। हम इसमें से कुछ बेचकर किराया भी देंगे और मैं घर में सिलाई का काम शुरू करूंगी। हम दोनों मिलकर इस मुश्किल वक्त का मुकाबला करेंगे। उस दिन के बाद उनके दरमियान से हर तरह का खौफ, शक और फासला हमेशा के लिए खत्म हो गया। शमा ने मुआशरे की बातों पर ध्यान देना छोड़ दिया। फरोग वाकई उसका बेटा भी था और उसका भाई भी। वो एक दूसरे का सहारा बनकर जिंदगी की गाड़ी को धक्का लगाने लगे और इसी पुरहतमाद मोहब्बत के रिश्ते ने उस घर के वीरानी को दोबारा एक गुलिस्तान में तब्दील कर दिया, जहां अरमान की यादों की खुशबू और फरोग की मासूमियत की रोशनी हमेशा कायम रही। हयाती इंसानी में कुछ फ़ैसले अपनी ज़ाहिरी नवीयत के आतिबार से तो बहुत हकीर और गैर अहम महसूस होते हैं, मगर उनके अंदर तकदीर के ऐसे भयानक नताइज पोशीदा होते हैं जो आने वाली नस्लों के चिराग भी बुझा डालते हैं। और ये तवील दास्तां भी उसी फ़रेब, जुनून और आखिरकार मकाफ़ाती अमल की एक ससकती हुई कहानी है, जहाँ एक शख्स ने अपनी नफसानी आसवदगी और आर्जी हूस की खातिर एक बेकसूर रूह को कुचल डाला, लेकिन उसे इदराक ही नहीं था कि फितरत का मैज़ान खामोश सही, मगर उसकी पकड़ निहायत बेरहमाना और क़ती हुआ करती है। मेरा नया नाम अरमान था। मैं शहर की चुकाचूंद और रंगनियों में परवरिश पाकर एक ऐसा मगरूर और सरकश नौजवान बन चुका था जिसके नज़दीक ज़िंदगी की कल कायनात सिर्फ ऐश व इशरत, लितअदाद दौलत और बेपनाह ताकत की असीर थी। मेरे आबाई गांव, मैं मेरे ज़ईफ़ वालदीन आज भी मुझे एक इंतहायत शर्मीला, बहिया और इताअत गुजार बेटा गुमान करते थे, मगर उनकी सादा लोही उस हकीकत से बिल्कुल बेखबर थी कि जिस दुनिया के वो मकीन थे, इनका लख्ती जगर उसके पर्दे के पीछे एक तारीख सल्तनत का मुतलक अलैनान बादशाह बना बैठा था। मैं अपने उस शहर की ज़ेर ज़मीन माइशत का एक मशहूर स्मगलर था, जिसकी रसाई थाने की चौखट से लेकर ऐवानी बाला के पर्दों तक थी। मेरी अंगली के इशारे पर इस शहर की सांसें चलती थीं और मेरे नाम का महज जिक्र ही लोगों के दिलों में वहशत पैदा करने के लिए काफ़ी था। मैंने अपनी ज़िंदगी के दो मुकम्मल मुतादाद रुख बिना रखे थे। एक चेहरा वो था जो गांव की कच्ची गलियों में मेरे शफीक वालदीन के सामने झुका रहता था, जहां मैं फरमा बरदार और नेक बेटे का नकाब पहने रहता, और दूसरा रुख वो था जहां मैं शहर की बुलंद व बाला इमारतों का वो बेताज सुल्तान था जिसके कदमों में दुनिया की हर लज़्ज़त सजदारेज़ थी। मेरी ये दोहरी ज़िंदगी अपनी मामूल की रफ्तार से बह रही थी कि अचानक मेरे वालदेन ने इंतहाई जज्बाती दबाव डालकर मुझे वापस
गांव बुला लिया और वहां पहुंचकर मुझ पर यह गैर मुतवक्का खबर कहर बनकर टूटी कि मेरा निकाह मेरे मरहूम चचा की मासूम बेटी माहरख से तय कर दिया गया है। इस खबर ने मुझे गविया शालों की लपेट में ले लिया, क्योंकि माहरखना सिर्फ मुझसे 4 साल बड़ी थी, बल्कि वो शहर की मसनूई रंगीनियों के मुकाबले मैं सानुली रंगत, सीधी साधी, तालीम से नावाकिफ और गांव के खालिस देहाती माहौल में पली बड़ी एक आम सी लड़की थी। मेरे मयार और मेरी प्रताइश जिंदगी के मुकाबिल इसकी क्या हैसियत हो सकती थी। मैंने सख्त एहतिजाज किया, चीखा चलाया, मगर मेरे वालिद की बस्तर से लगी सेहत और मेरी माँ की आंखों से बहते आंसू ने मेरे सारे हथियार डालने पर मुझे मजबूर कर दिया और बलाखिर निकाह हो गया। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे भारी और तकलीफदा शबे अरूसी थी। फूलों से सजा कमरा मुझे किसी कैद खाने के आहनी पंजरे जैसा लग रहा था। मारख घोंघट मैं छिपी बस्तर पर पत्थर की मूर्त बनी बैठी थी। मैंने जब उसे देखा तो मेरे दिल में मोहब्बत का नहीं बल्कि शदीद घन का एहसास पैदा हुआ। इसके हाथों की खड़दरी जल्द, इसकी सादा सानोली रंगत और उसका ये बेलौस देहाती पण मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। मैंने उससे कोई बात नहीं की, बस कमरे के कोने में खड़ा मुसलसल हकारत की आग में सलगता हुआ सिगरेट पीता रहा। मुझे उस पर जरा भी तरस नहीं आया, बल्कि गुस्सा था कि इस सीधी साधी लड़की की वजह से मैं एक ऐसी जंजीर में जकड़ गया हूं जिसे मैं तोड़ भी नहीं सकता था। सुबह की पहली किरण फूटते ही मैंने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। महरक जो शायद सारी रात मेरे एक लफ्ज, एक जुमले, एक नज़र की मंतजर थी, मेरी इस तैयारी को देखकर खौफ से लर्ज गई। वो डरती हुई आवाज में बोली, आप अभी तो आए थे, क्या इतनी जल्दी वापस जा रहे हैं? इसकी आवाज में एक अजीब सी लर्जिश और अल्तजा थी। मैंने उसकी तरफ नफरत से देखा और इंतहाई जहर आलूद लहजे में कहा, मुझे यहाँ एक लम्हा भी चैन नहीं। तुम जैसी अनपढ़ और जाहिल औरत के साथ तो क्या रहना। मुझे तुम्हारी सूरत से भी सख्त नफरत है। मैं अपने वालिद के एहतराम की वजह से खामोश रहा, मगर हकीकत यह है कि तुम मेरी जूती की खाक के बराबर भी नहीं हो। मेरे अल्फाज यकीनन नोकीले नश्तर की तरह उसके दिल में पियुस्त हो गए होंगे, क्योंकि वो एकदम खामोश होकर साकत हो गई थी। उसकी आंखों की गहराइयों में आंसुओं का एक तालाब सा बनने लगा, मगर मैंने मड़ कर भी न देखा। बाहर मेरे वालिद मुझे रोकने आए। वो समझे कि शहर के काम की ज्यादती मुझे वापस ले जा रही है। मैंने उनके सामने फिर से उसी फरमंबरदार बेटे का झूठा चेहरा पहना और झूठ बोला कि शहर में कारोबार का बहुत नुकसान हो रहा है और मेरा जाना इस हद जरूरी है। वो बेचारे मुझे दुआएं देते हुए रुखसत करने लगे। मैं जब घर की दहलीज पार कर रहा था तो कनखियों से देखा मारख बावर्ची खाने के दरवाजे की उवट से मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में जो वीरानी, बेबसी और ससकती हुई मोहब्बत थी, इस वक्त मुझे उसका कोई एहसास नहीं था, क्योंकि मेरे सिर पर शहर की बेलगाम आज़ादी का भूत सवार था। शहर वापस आकर मैंने सुकून का सांस लिया। यहाँ की खुली फजा, मेरे मुसलह बॉडीगार्ड्स, मेरी चमकती हुई प्रताइश गाड़ियां और मेरी गरजती हुई ताकत, बस यही तो मेरी असली दुनिया थी। गांव का वो घटन ज़दा माहौल मेरे लिए किसी भयानक ख्वाब से कम नहीं था। मैं अपनी पुरानी रोश पर पूरी शिद्दत से वापस आ गया। मेरा एक अजब मुशगला ये भी था कि मैं भैंस बदलकर आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कॉलेज की बसों में सफ़र करता और ऐसे मासूम नौजवान लड़कियों की तलाश में रहता जो गुर्बत के मारे हों और अमीर बनने के ख्वाब अपनी आंखों में लिए फिरते हूँ। मैं उन्हें अपने अयारी के जाल में फंसाकर अपने गैर कानूनी और ख़तरनाक कामों के लिए इस्तेमाल करता था। एक दिन मैं कॉलेज की बस में सफ़र कर रहा था कि मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। उसका नाम फरदोस था। वो बस की खिड़की के पास खड़ी थी। उसके मलबूसात नहायत सादा थे और उसके घुसे हुए जूते उसकी माली तंगी की मुकम्मल कहानी सुना रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुददारी, तमकनत और गुरूर था। वो इस गुर्बत में भी किसी शहजादी की तरह लग रही थी। उसकी आंखों में एक ऐसी तेज और चमकदार रोशनी थी जिसने मुझे पहली ही नज़र में अपनी तरफ खींच लिया। ये मेरा नया शिकार थी। मैंने सोचा कि इस जैसी ज़रूरतमंद लड़की को फंसाना मेरे बाएं हाथ का खेल होगा। मैंने अपनी सेट उसके लिए छोड़ दी और इससे बातचीत करने की कोशिश की। वो शुरू में महतात थी, लेकिन मैं जानता था कि जाल को किस तरह नरमी से फींका जाता है। मैंने उसकी मुकम्मल जासूसी शुरू करवा दी। मुझे पता चला कि वो अपने ज़ईफ़ वद्दीन की अखलौती औलाद है और 2 कमरों के एक छोटे से किराए के मकान में रहती है। मैं उसे अपने रास्ते पर लाने के लिए प्रिज्म मंसूबे बना रहा था कि अचानक वो कहीं गायब हो गई। कई दिन तक वो मुझे बस में नज़र नहीं आई। मुझे शदीद बेचैनी और बेकरारी महसूस होने लगी। मैंने दोबारा तफ्तीश करवाई तो पता चला कि उसकी शादी उसके मनगीत्र शायान से तय हो गई है और वो कॉलेज छोड़ चुकी है।
इस खबर ने मुझ पर गविया आसमानी बिजली गिरा दी। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि जिसे मैं सिर्फ एक शिकार समझ रहा था, वो तो न जाने कब मेरे दिल के नहा खानों में घर कर चुकी है। मुझे उससे एक जुनूनी, पागल कर देने वाली और हद से ज्यादा की मोहब्बत हो गई थी। अब मैं किसी भी कीमत पर उसे किसी और का होते हुए नहीं देख सकता था। जिस दिन उसका निकाह था, मैंने अपने कारंदों के जरिए उसे ऐन शादी के वक्त वहशियाना अंदाज में अगवा करवा लिया। मेरा मकसद उसकी इज्जत लौटना नहीं था, बल्कि उसके रिश्ते को दुनिया की नज़र में तोड़ना था। मैंने उसे अपने सबसे महफूज फार्म हाउस पर रखा, उसे हर तरह की आसाइश दी और इस बात का खुसूसी ख्याल रखा कि उसे कोई मैली आंख से भी न देख सके। एक दिन और एक रात उसे अपनी तहवील में रखने के बाद मैंने उसे बहफाजत उसके घर के करीब लाकर छोड़ दिया। वो जैसी पाकदामन आई थी वैसी ही वापस गई। लेकिन हमारा तंग नज़र माशरा और उसके शकी लोग इस हकीकत को कहाँ तस्लीम करने वाले थे। वही हुआ जो मैं चाहता था। फिरदौस के मंगेतर शायान और उसके ससुराल वालों ने ये कहकर रिश्ता तोड़ दिया कि जो लड़की एक रात घर से लापता रही हो, हम उसे अपने घर की बहू नहीं बना सकते। फिरदौस के दामन पर बदकिरदारी का झूठा दाग लग चुका था, हालांकि वो सुफेस्त बेकसूर थी। इस वाक़ये के बाद फिरदौस और उसका पूरा खानदान गम और शर्मिंदगी का शिकार होकर टूट फूट गया, और यही मेरा बेहतरीन मौका था। मैंने एक हमदर्द और मसीहा के रूप में उनकी जिंदगी में दोबारा एक शाहाना अंदाज में दाखिला लिया। मैंने फिरदौस के वालिद की माली अमदाद शुरू कर दी। इनके घर महीनों का राशन डलवाया और हर मुश्किल वक्त में उनके साथ एक मजबूत सितून की तरह खड़ा रहा। मैंने पैसा पानी की तरह बहा दिया। आहिस्ता आहिस्ता फिरदौस का रवैया भी नरम पड़ने लगा। वो जानती थी कि मैं वही शख्स हूँ जो बस में मिलता था, मगर वो मेरे एहसानात तले दबती चली गई। एक दिन वो मेरे सामने फूट फूट कर रो पड़ी और ससकते हुए अपनी किस्मत पर गिरिया करने लगी। मैंने उसे दिलासा दिया और कहा कि दुनिया की परवाह मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं ही उसकी कदर व कीमत को समझता हूँ। हम अब अक्सर मिलने लगे। मैं उसे महंगे तरीन होटलों में ले जाता, उसे कीमती तोहफे देता। वो मेरी दीवाना वार मोहब्बत के जाल मैं पूरी तरह से गिरफ्तार हो चुकी थी। बिलाखिर मैंने उसके वालिद से उसका हाथ मांग लिया। वो तो जैसे इसी इंतजार में थे, फौरी राजी हो गए। लेकिन फिरदौस ने एक कड़वी शर्त रख दी। उसने कहा, अरमान, मैं जानती हूं कि गांव में तुम्हारी एक मासूम बीवी महरख है। जब तक वो तुम्हारी जिंदगी में मौजूद है, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मुझे किसी भी सूरत में सौकन ग्वारा नहीं है। मैंने उसे समझाने की आखिरी कोशिश की कि मैं महरख को तलाक नहीं दे सकता। मेरे वालिदैन इस सदमे से शायद मर जाएंगे। वो कुछ देर सोचती रही और फिर उसकी आंखों में एक सर्द और शैतानी चमक भरी। उसने अपने लहजे को और सर्द करते हुए कहा, अगर तलाक नहीं दे सकते तो फिर उसे रास्ते से हटा दो। कुछ ऐसा करो कि वो हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से निकल जाए। उसकी बात सुनकर मैं एक लम्हे के लिए तो ठटका, मगर उसकी मोहब्बत का नशा और जुनून मुझ पर इतना गालिब था कि मुझे सही और गलत की तमीज़ भूल चुकी थी। मैंने फैसला कर लिया, मैं अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर फौरी तौर पर गांव की तरफ रवाना हो गया। मेरे वालिदीन और महरख मुझे देखकर बहुत खुश हुए। महरख की आंखों में एक नई उम्मीद जागी कि शायद मेरा दिल पसीज गया है, मगर वो नहीं जानती थी कि मैं उसका मसीहा नहीं बल्कि उसकी मौत बनकर आया हूँ। गांव में रहते हुए मैंने महरख के साथ अपना रवैया मजीद सख्त कर लिया। मैं उसे हर वक्त जहनी अजियत देता, बात बात पर टोकता और जलील करता, मगर वो अफ तक न करती। मेरी निगाहें हर वक्त फिरदौस से किए हुए वादे पर थी कि जैसे ही ये कांटा हमेशा के लिए निकलेगा, हम दोनों एक हो जाएंगे। फिरदौस से मेरी फ़ोन पर बात होती रहती थी। वो रोज़ मुझे अकसाती कि ये काम कब तमाम करोगे। एक नहुस्त भरी शाम फिरदौस ने मुझे मशूरा दिया कि महरख को जहर दे दो। मेरा ज़मीर अब बिल्कुल मर चुका था। मैं बाजार गया, वहाँ से खेतों में इस्तेमाल होने वाला निहायत महल्लक जहरीला केमिकल खरीदा और उसे दूध के एक गिलास में नहायत महारत से मिला दिया। रात के वक्त में कमरे में गया। महरख जाए नमाज पर बैठी अपने रब से मेरे लिए दुआ मांग रही थी। मैंने एक झूठा मोहब्बत भरा नकाब पहना और नरम लहजे में कहा, महरख, ये दूध पी लो, मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगी। मेरी तरफ से मोहब्बत की इस पहली पेशकश पर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हाथों से गिलास थामा। मैंने कहा, पी लो, मैं चाहता हूँ कि आज हम पुरानी तलखियों को भूल जाएं। इस मासूम ने मुझ पर अंधा एतमाद क्या और वो जहर भरा दूध पिया गई। मुझे यकीन था कि अब उसका बचना नामुमकिन है। मैं वहां मजीद रखना नहीं चाहता था। मैंने फौरी तौर पर कोई बहाना बनाया और घर से निकल खड़ा हुआ। मेरे पीछे मेरी बज़ाहिर शरीकी हयात मौत और हयात की किश्मकिश मैं थी और मैं खुशी खुशी शहर की तरफ भाग रहा था।
मेरा दिल फरदौस की जीत की खुशी में नाच रहा था। मैंने फरदौस को नहीं बताया कि मैं आ रहा हूँ। मैं उसे एक यादगार सरप्राइज देना चाहता था। शहर पहुंचकर मैं सीधा फरदौस के घर गया। मेरे पास उसके घर की नकली चाबी थी। मैं खामोशी से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। घर में एक अजीब सी पर इसरार खामोशी थी। मैंने फरदौस को आवाज़ दी। वो किचन से बाहर निकली। मुझे देखकर वो एक फाथाना मुस्कुराहट के साथ बोली, आ गए तुम, काम हो गया? मैंने फाथाना अंदाज में कहा, हाँ, हमेशा के लिए किस्सा खत्म कर दिया। अब हमारे दरमियान कोई नहीं आएगा। वो बहुत खुश नजर आ रही थी। उसने कहा, आज तो जश्न का दिन है, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाती हूँ। वो अंदर गई और एक डब्बा ले आई। उसने अपने हाथों से मुझे मिठाई खुलाई। मैं उसकी मोहब्बत में सरशार आंखें बंद किए इस मिठाई के शेरें जायके को महसूस कर रहा था। मिठाई खुलाकर वो हंसते हुए दूसरे कमरे में चली गई। कुछ देर गुजरी तो मेरे पेट में हल्की सी मरोड़ उठी। मैंने सोचा शायद ज्यादा सफर की थकावट है, लेकिन दर्द तेजी से बढ़ता गया। फिरदौस वापस नहीं आई। मैं लड़खड़ाते कदमों से इस कमरे की तरफ बढ़ा जहां वो गई थी। दरवाजा नीम हुआ था। मैंने अंदर झांका तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वहां फरदौस अकेली नहीं थी, वहां एक और मर्द बैठा था। गौर से देखा तो वो शायान था, फिरदौस का वही मनगेतर जिससे उसका रिश्ता टूटा था। वो दोनों एक दूसरे के साथ बैठे नहायत बेबाकी से हंस रहे थे। फिरदौस की आवाज मेरे कानों में पगला हुआ सीसा बनकर उतरी। वो कह रही थी, शायान, तुम फिक्र न करो, मैंने अपना इंतकाम ले लिया है। उस बेवकूफ अरमान को क्या लगा था कि मुझे पता नहीं चलेगा कि मुझे अगवा करवाने वाला कौन था। मुझे तो सब उसी दिन पता चल गया था। मैंने बस ड्रामा किया, उसे अपने जाल में फंसाया। आज मैंने उसे मिठाई में वही जहर मिलाकर दे दिया है जो उसने अपनी बीवी को दिया था। अब वो मरेगा और तड़प तड़प कर मरेगा। शायान कहकाए लगा रहा था, तुमने कमाल कर दिया फिरदौस। वो समझ रहा था कि पैसे के जोर पर तुम्हें खरीद लेगा। अब देखना वो कैसे कुत्ते की मौत मरता है। हम दोनों की सच्ची मोहब्बत के बीच आने वाले का यही दर्दनाक इंजाम होना था। मेरा दिमाग चकरा गया। दुनिया मेरी नजरों के सामने धंधलाने लगी। जहर मेरे पूरे जिस्म में सरायत कर चुका था। जिसे मैंने अपनी पूरी जिंदगी की मंजिल समझा, वही मेरी कातिल निकली। मुकाफाते अमल मेरे सामने खड़ा कहकाए लगा रहा था। मैंने अपनी बीवी को धोखा दिया, उसे जहर दिया और बदले में मुझे मोहब्बत के नाम पर महलक जहर मिला। मैं वहां से उल्टे कदमों भागा, लेकिन मेरा जिस्म अब मेरा साथ छोड़ रहा था। मैं गाड़ी तक पहुंचा ही था कि मेरा फोन जोर से बजा। ये मेरी माँ का फोन था। मैंने कांपते हाथों से फोन उठाया। माँ की रोती हुई और बेचैन आवाज, आई बेटा, तुम कहाँ हो? जल्दी आ जाओ, माहरख आखिरी सांसें ले रही है। डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, लेकिन वो मरते हुए भी तुम्हारा ही नाम ले रही है। वो कह रही है कि अरमान को बुला दें। मैं इनसे माफी मांगना चाहती हूँ अगर मुझसे कोई कोताही हो गई हो। बेटा, वो तुम्हें माफ करके जाना चाहती है। मोबाइल मेरे हाथ से गिर गया। मेरी आंखों के सामने मुकम्मल अंधेरा छा गया। एक तरफ वो औरत थी जिसे मैंने जहर दिया, मगर वो मरते हुए भी मेरी माफी और मेरी एक झलक देखने की तलबगार थी। और दूसरी तरफ वो औरत थी जिसकी खातिर मैंने ये भयानक गुनाह किया और उसने मुझे मौत के घाट उतार दिया। मुझे अपनी रगों में जहर निहायत तेजी से फैलता हुआ महसूस हो रहा था। मेरी सांसें उखड़ रही थीं। मैं सड़क के किनारे गिर गया। मेरे पास दौलत थी, ताकत थी, मेरे बॉडी गार्ड्स थे, लेकिन मौत के इस बेरहम फरिश्ते को रोकने वाला कोई नहीं था। मुझे माहरख का मासूम बहिया और प्यार भरा चेहरा याद आ रहा था, और फिरदौस की वो शैतानी हकारत भरी हंसी। मैं चीखना चाहता था, अपने रब से माफी मांगना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज मेरे गले में ही घटकर रह गई। मैंने अपनी जन्नत अपने ही हाथों से उजाड़ दी थी और अब जहन्नम मेरा आखिरी ठिकाना बन चुकी थी। ये कुदरत का उटल और आखिरी फैसला था। जैसा करोगे वैसा ही भरना पड़ेगा। मेरी आंखें बंद हो रही थीं, और आखिरी ख्याल जो मेरे ससकते हुए जहन में आया वो ये था कि माहरख की मोहब्बत हमेशा के लिए जीत गई और मैं अरमान सब कुछ हमेशा के लिए हार गया।